हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सी सेट के अंतर्वैयक्तिक कौशल तथा संचार यानी इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? जीवन कौशल का। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जीवन कौशल के अंतर्गत परस्पर मानवीय व्यवहार नहीं आता है, बल्कि कुछ ऐसी अभिरुचियाँ आती हैं जिन्हें कि सीखकर व्यक्ति भौतिक रूप से सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन ए है, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कथन आर है, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार जो है आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है? अनुरक्ति की आवश्यकता। ऑप्शन डी, अनुरक्ति की आवश्यकता दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार से संप्रेषित करता है, ये इसकी परिभाषा है। ये जो है ऑप्शन ए, ये सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, संप्रेषण में किस यानी KISS का नियम किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? किसी बात को सरल एवं संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना। KISS यानी किस नियम संप्रेषण में प्रयुक्त होता है, जिसका आशय होता है K फॉर कीप, I फॉर इट, S फॉर आपका शॉर्ट एंड S फॉर सिंपल, यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, अर्थात किसी बात का सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्तमान में आप एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और किसी कार्यक्रम में शामिल होने आप कई वर्षों के बाद अपने गांव लौटे हैं। गांव के लोगों से बात करते समय आप निम्न में से कौन से विकल्प को अपनाएंगे? तो आपके सामने अभी विकल्प आते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे उचित विकल्प जो है ऑप्शन सी है, गांव के लोगों द्वारा बोली जाने वाली शैली अपनाएंगे। ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर होगा। जब आप गांव के लोगों द्वारा बोली जाने वाली शैली में बात करेंगे तो लोगों को महसूस होगा कि उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी आप बेहद सरल स्वभाव के इंसान हैं। इससे लोग में आत्मीयता का भाव उत्पन्न होगा। ऑप्शन सी को छोड़कर दिए गए जो बाकी ऑप्शन है, ये उसको अपनाने से आपका अहम भाव प्रकट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइट है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्वैयक्तिक कुशलता का तत्व नहीं माना जाएगा? शिकायत करना, प्रभावशाली व्यक्तित्व, मुस्कुराहट, क्रियाशील श्रवण, स्पष्ट संचार, समस्या का समाधान आदि ये सभी अंतर्वैयक्तिक कुशलता के तत्व हैं, जबकि निरंतर शिकायत करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? स्वयं से किया गया वार्तालाप, अपने आप से अर्थात स्वयं से किया गया वार्तालाप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसे स्वयं संचार, स्व संचार के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं से किया गया वार्तालाप। नेक्स्ट है, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है? अनौपचारिकता यानी इनफॉर्मेलिटी। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन अनौपचारिकता का किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में विचार कीजिए। तो गतिविधियां देख लीजिए। फर्स्ट, आपके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण की प्रस्तुति वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ हो तो वो बेहतर लाभ सुनिश्चित करेगी। दूसरा है, ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी संचार की तुलना में क्षैतिज संचार को अधिक महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका दोनों ही सही नहीं है, इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। प्रशासनिक गतिविधियों में पर्यवेक्षण की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और अधोगामी संचार को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अभियोग्यता वाले व्यक्ति में निहित होगा या होंगे, क्या निहित होंगे?
आपके पास 4 विकल्प है, इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो व्यक्ति की तार्किक निगम की क्षमता बेहतर होनी चाहिए, कि व्यक्ति की गणितीय क्षमता अपेक्षाकृत बेहतर होनी चाहिए, कि व्यक्ति दी गई परिस्थितियों में बेहतर निर्णयकर्ता साबित हो, या फिर व्यक्ति संचार, मनोबल, अभिप्रेरण तथा निर्णय निर्माण जैसी प्रशासनिक अवधारणाओं में अकादमिक स्तर पर पूरा ज्ञान ले चुका हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 और 3 राइट होगा, यानी व्यक्ति की तार्किक निगमन की क्षमता बेहतर होनी चाहिए और व्यक्ति दी गई परिस्थितियों में बेहतर निर्णयकर्ता साबित हो। ऑप्शन बी 1 और 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। प्रशासनिक अभियोग्यता वाले व्यक्ति में तार्किक निगमन की क्षमता, समस्याओं को विश्लेषण करके उत्पन्न परिस्थिति में अच्छा निर्णय देने की क्षमता आदि का निहित होना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला है, चलिए आपके पास कंडीशन है, आपको एक पागल को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप एक ड्राइवर के साथ पागल को कार से ले जाते हैं, लेकिन रास्ते के बीच सुनसान जगह पर कार जो है टकरा जाती है, जिससे ड्राइवर और आप घायल हो जाते हैं एवं संचार साधन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इस बीच एक बाइक सवार उधर से गुजरते हुए आपके पास पहुँचता है और आपको मदद देने के लिए कोशिश करता है, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही शहर तक ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे उसमें? क्या आप पागल को बाइक सवार पर बैठा देंगे, या आप ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे, या फिर आप पागल और ड्राइवर को ही छोड़कर स्वयं बाइक सवार के साथ शहर जाकर तुरंत पागल के स्थानांतरण की व्यवस्था में जुट जाएंगे, या फिर आप बाइक सवार से कहेंगे कि आप उसकी मदद नाकाफ़ी है, अतः अन्य किसी और मदद का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही होगा, आप ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे। ऐसी स्थिति में आप जो है ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे। यदि पागल को बाइक सवार के साथ बाइक पर बैठा दिया जाए तो संभवतः कुछ मददगार के साथ किसी अनहोनी की आशंका होगी। चूँकि पागल को स्थानांतरित करने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती, जबकि मैं उसे नियत स्थान पर स्थानांतरित न कर दूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये डिसीजन आप ले सकते हैं, आप ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे। नेक्स्ट है, संप्रेषण को एक जटिल गतिविधि माना जाता है। इस वजह से जब कभी भी दो व्यक्ति या दो माध्यम परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं तो हमेशा समस्या होती है। इनमें से किस किस को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल में संप्रेषण बाधक माना जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है 8 ऑप्शन है पूरे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यानी 1, 2, 4, 5 और 8। बोध और भाषा में अंतर, कमजोर श्रवण कौशल, इसके बाद 1, 2, 4, 5, 8। उसके बाद भावनात्मक दखलंदाजी या हस्तक्षेप करना, इसके बाद आपका सांस्कृतिक विभेद और नहीं, सांस्कृतिक विभेद नहीं, यहाँ पे आपका आर्थिक स्थितियों में अंतर और पद सोपान क्रम में अंतर, और ऑप्शन 8 भौतिक निष्कर्षण। 1, 2, 4, 5 और 8 यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी आपको क्या करना, संप्रेषण को एक जटिल गतिविधि माना जाता है, इस वजह से अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल में बाधा पहुंचाने वाले कारक जो है निम्नलिखित दिया गया है आपको। बोध एवं भाषा में अंतर, कमजोर श्रवण कौशल, भावनात्मक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक विभेद, भौतिक विकर्षण आदि जो है ये सारे सही होंगे, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। तो सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं 1, 2, 4 और 5 और 8। बोध और भाषा में अंतर, कमजोर श्रवण कौशल और भावनात्मक दखलंदाजी या हस्तक्षेप, 5 आपका सांस्कृतिक विभेद और भौतिक विकर्षण। इसके बाद अगला है, संप्रेषण का एक मानक रैखिक प्रतिरूप में नीचे दिया गया है ये। तो सूचना स्रोत, ये जो है ट्रांसमीटर होता है संदेश, सिग्नल इसका माध्यम, इसके बाद ये रिसीवर डिकोडर प्राप्त सिग्नल, इसके बाद गंतव्य जो है संदेश। जब कोई संदेश या सूचना एक वास्तविक स्रोत से रिसीवर को भेजी जाती है तो किस माध्यम में इसके भटकने, विकृत होने अथवा बदलने की संभावना होगी? तो ऑप्शन बी माध्यम अथवा चैनल से। संदेश प्रेषित करने के लिए प्रेषक को चैनल की आवश्यकता होती है। चैनल को माध्यम भी कहा जाता है। इन्हीं चैनल से संदेश को भटकने, विकृत होने अथवा बदलने की संभावना होती है। ठीक है, माध्यम अथवा चैनल। अगला है, हाल ही में आपको एक जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता चलता है कि जनजातियों का साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में
कम है। तो इन जनजातियों को शिक्षित करने के लिए आप संप्रेषण के निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाएंगे। तो आपके सामने ये सारे 5 उपाय दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि आप कौन से उपाय इसमें अपनाएंगे। तो यहाँ पे आप एक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उसके बाद उन्हें शिक्षा के फायदों के बारे में बताएंगे और जनजातीय नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे ताकि वे जनजातीय सदस्यों को शिक्षा का महत्व समझा सके। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। ऐसी स्थिति में संप्रेषण का एक अच्छा माध्यम ये होगा कि जनजातीय नेताओं बात करके उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाते हुए इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपने समुदाय के लोगों को शिक्षा के फायदे के बारे में बताएं। सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन भी जनजातियों को शिक्षित करने का एक अच्छा प्रयास साबित हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 3। इसके बाद अगला है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखाना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के दौरान दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में हमें उदारता दिखानी चाहिए। अपनी बात को दूसरे के समक्ष सहजता, शीलता और स्पष्टता से रखने पर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की प्रभावशीलता जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आप अपने एक साथी द्वारा एक नए कर्मचारी को अकेले में प्रताड़ित करते हुए देख लेते हैं। विभाग में उत्पीड़न के विरुद्ध कड़े नियम हैं, लेकिन आप पहले ऐसे प्रतिक्रिया किए कि आप किसी भी मामले के बारे में नहीं जानते। उस सहकर्मी की विभाग में अच्छी प्रतिष्ठा है और वो एक लंबे समय से सेवारत है। तो निम्नलिखित विकल्पों को पढ़ें और इस एक तरफा संप्रेषण को सुनने के बाद निम्नलिखित में से आप चुनिए। आप क्या चुनेंगे इसमें से? तो आपके पास ये पूरे 5 ऑप्शन हैं। इस संप्रेषण को सुनने के बाद आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में क्रमशः कौन सबसे बेहतर और कौन सबसे निकृष्ट होगा। तो पूरे 5 है, इसको आप देख सकते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें से आपको 1 और 3 जो है ये राइट होगा। इस बहस में हस्तक्षेप कर अपने साथी को उत्पीड़न बंद करने के लिए कहेंगे और इसके बाद ऑप्शन 1 और 3 अपने साथी को जो आपने सुना उसके बारे में बाद में बताएंगे और विभाग की उत्पीड़न के विरुद्ध नीति से उसे अवगत कराएंगे। ऑप्शन 1 और 3 जो है राइट आंसर होगा। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस बहस में हस्तक्षेप कर अपने साथी को उत्पीड़न बंद करने के लिए कहेंगे, फिर उसे विभाग की उत्पीड़न के विरुद्ध नीति में अवगत कराएंगे। ऑप्शन बी। अगला है, जन कौशल और मृदु कौशल जैसी शब्दावलियां अक्सर किसी व्यक्ति की अंतर्वैयक्तिक योग्यता का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है। आपके विचार से एक प्रशासनिक पद में कौन से जन कौशल आवश्यक रूप से निहित होंगे? तो एक प्रशासनिक पद में निश्चयात्मक, नकारात्मक, प्रतिपुष्टि कौशल, श्रवण कौशल, अनुरोध करना जैसे जन कौशल आवश्यक रूप से निहित होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है राइट होगा। कौन कौन सा? निश्चयात्मक, इसके बाद आपका नकारात्मक प्रतिपुष्टि कौशल और श्रवण कौशल और अनुरोध करना, और ऑप्शन 3, 4, ऑप्शन 2, 3, 4 और 6 अनुरोध करना। नेक्स्ट है, अगला है एक सिद्धांत है, प्रभावी संचार एक द्विगामी प्रक्रिया है। ये संवाद स्थापना पर बल देता है। एक प्रशासक के रूप में एक व्यक्ति प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की स्थिति में होता है। तो प्रेषक या प्राप्तकर्ता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये गलत होगा। एक प्रेषक के रूप में एक कुशल संचारकर्ता को अपनी इच्छा और मत के अनुसार संदेश को परिवर्तित करने में योग्य होना, ये जो है ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी जो सारे हैं ये सही होंगे कि एक प्रेषक के रूप में एक कुशल
संचारकर्ता को प्राप्तकर्ता की शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुसार संदेश भेजने में योग्य होना चाहिए। उसके बाद एक प्राप्तकर्ता के रूप में एक कौशल संचारकर्ता को पावती के जरिए ये दर्शाना चाहिए कि संदेश का आशय स्पष्ट हो गया था। इसके बाद ये भी होना चाहिए कि एक प्राप्तकर्ता के रूप में एक कुशल संचारकर्ता को प्राप्त संदेश से मूलतः संदर्भित प्रश्न एवं अपने आशय जो है वो पूछने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये गलत होगा। एक प्रेषक के रूप में एक कुशल संचारकर्ता को अपनी इच्छा और मत के अनुसार संदेश को परिवर्तित करने में योग्य होना चाहिए। अगला है प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संचार के बाधकों में से एक बाधा सांस्कृतिक विभेद है। ये तब उत्पन्न होती है जब भिन्न संस्कृति के दो लोग संचार करते हैं। वे प्रायः एक दूसरे की संस्कृति को नहीं समझते और वे एक दूसरे को जो सही अर्थ में संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं उसका वे गलत अर्थ लगा सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन संचार में सांस्कृतिक विभेद को श्रेष्ठतम रूप से स्पष्ट करता है? तो इसमें से कथन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सी जो है ये स्पष्ट करता है। निधि जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ने लड़कियों में प्रथम स्थान पाया है। उसने भेल में अपने प्रथम नौकरी प्राप्त की जहां उसे सभी सहकर्मी पुरुष हैं। वहाँ पे उसके सभी सहकर्मी जो हैं वो पुरुष है। तो ये जो है ये सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बाकी जो ऑप्शन दिया गया है ए और डी जो है यहाँ पे ए और ये डी ऑप्शन ये भाषाई विभेद को व्यक्त करते हैं। और ऑप्शन बी जो है ये सामाजिक विभेद को व्यक्त करता है। और ऑप्शन डी जो है ये संचार में सांस्कृतिक विभेद यानी श्रेष्ठतम रूप में स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला है स्तंभ क और स्तंभ ख क्रमशः सिद्धांत और उन सिद्धांतों के उदाहरण दर्शाते हैं। स्तंभ क में इन सिद्धांतों की परिभाषा को स्तंभ ख में दिए गए उदाहरणों के साथ सही सुमेलित करें। ठीक है, तो ये दिए गए हैं क्या सिद्धांत है दोनों। स्तंभ क है अंतर्वैयक्तिक कौशल दूसरों के साथ सहयोग करना। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखिए तो पी एस क्यू और पी होगा। फर्स्ट का पी, सेकंड का एस और थर्ड का क्यू, फोर्थ का पी होगा। आर एस पी क्यू। अंतर्वैयक्तिक कौशल दूसरों के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आर, यहाँ पे आर जो है सुमेलित होगा कि बांध निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना। दूसरा निर्णय निर्माण कौशल समस्या समाधान करना और निर्णय निर्माण करना, यहाँ पे ये आपका एस होगा। दंगा प्रभावित शहर में कानून व्यवस्था बनाना। इसके बाद थर्ड है आजीवन सीखने का कौशल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये आपका क्यू होगा। ई गवर्नेंस पर कार्यशाला में भाग लेना। इसके बाद अगला है फोर्थ संचार कौशल समझ के साथ पढ़ना। तो यहाँ पे आपका पी होगा। जीडीपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना आयोग की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करना। ऑप्शन पी। बांध निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना अंतर्वैयक्तिक कौशल का उदाहरण है। दंगा प्रभावित शहर में कानून व्यवस्था बनाना निर्णय निर्माण कौशल का उदाहरण है। और ई गवर्नेंस पर कार्यशाला में भाग लेना ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से आजीवन सीखने का कौशल है। और ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये वाला सही है। आर, फर्स्ट का आर, सेकेंड का एस, थर्ड का क्यू और फोर्थ का पी। अगला है आपने गौर किया कि आप जिस संगठन का प्रबंधन संभालते हैं वह कर्मचारियों में आपसी सहयोग और विश्वास की कमी है। इस उत्पादकता विरोधी व्यवहार के कारण कर्मचारियों के कार्य करने की गुणवत्ता और मात्रा दोनों दुष्प्रभावित हो रही है। तो निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपकी सबसे उपयुक्त और सबसे कम उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी इसमें से? तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी 3 और 1।
आपके द्वारा किए गए अवलोकन की चर्चा कर्मचारियों के साथ करना तथा अंतर व्यक्तिक समस्याओं के कारण की पहचान करना और फिर कर्मचारियों को सूचित करेंगे कि आपसी सहयोग और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्य करने में विफलता की स्थिति में अनुशंसात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऑप्शन 3 यानी 3 और 1 जो है यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन 3 सबसे उपयुक्त परिभाषा ये होगी कि आपका जो है किए गए अवलोकन की चर्चा कर्मचारियों के साथ करके अंतर व्यक्तिक समस्याओं के कारण की पहचान की जाए और दी गई प्रतिक्रियाओं से सबसे कम उपयुक्त प्रतिक्रिया ये होगी कि ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को अनुशंसात्मक कार्यवाही के लिए सूचित किया जाएगा। अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल में जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे लक्ष्योन्मुखी होते हैं, वे योजनाएं बनाते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, वे दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं अर्थात वे जो कहते हैं वही करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की उच्च कर्तव्यनिष्ठा स्तर को दर्शाएगा? तो ये ऑप्शन सी, मैं विवरणों पर ध्यान देता हूँ, ये जो है इस स्तर को अपनाएगा। ना कि मैं सदैव सही कार्य करूंगा या फिर इस कार्य को शीघ्रता से करने के लिए मेरे पास पर्याप्त ज्ञान धारा है या फिर मैं इस कार्य को स्वयं कर सकता हूँ, ये जो है ये करेगा, मैं विवरणों पर ध्यान देता हूँ। अगला है 39, जब विभिन्न संस्कृतियों से संबद्ध व्यक्ति या समूह या सह सांस्कृतिक समूह संचार का प्रयास करते हैं तब अंतर सांस्कृतिक संचार का अनुभव करने के लिए आपको पूरे विश्व का भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है ये अंतर सांस्कृतिक संचार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन बी, एक महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा लगभग 50 ग्रामीण पुरुषों को बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में संबोधित करना, ये जो है ये अंतर सांस्कृतिक संचार का उदाहरण नहीं है, बल्कि आप ये कर सकते हैं किसी कंप्यूटर समस्या का समाधान करते समय अमेरिका में एक ग्राहक का भारत के एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधित्व के साथ संचार करना, या फिर एक युवा IFS अधिकारी द्वारा वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना जहाँ 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल इसमें भाग लें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये नहीं होगा। अंतर सांस्कृतिक संचार के माध्यम से विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, जाति और भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों और संगठनों की संचार प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी में जो है ये अंतर सांस्कृतिक संचार का उदाहरण नहीं होगा। अगला, अंतर्व्यक्तिक संचार कौशल में द्वंद्व 2 प्रकार के होते हैं, प्रक्रियात्मक और दुष्कार्यात्मक। प्रक्रियात्मक द्वंद्व साधारणतः प्रबल रचनात्मक होते हैं और लोगों को अधिक कार्य क्षमताओं के प्रति प्रोत्साहित करते हैं, जबकि दुष्कार्यात्मक द्वंद्व बहुत उच्च या निम्न प्रबलता के विध्वंसात्मक होते हैं और कार्य निष्पादन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब निम्नलिखित कथनों को प्रक्रियात्मक और दुष्प्रक्रियात्मक द्वंद्वों के रूप में विभेदित करें। तो कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक द्वंद्व और ये जो है दुष्प्रक्रियात्मक द्वंद्व है। एक ही कार्य पर 2 भिन्न भिन्न दलों द्वारा काम करने से कार्य जो है निष्पादन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे आपका ये प्रक्रियात्मक द्वंद्व होगा। अपने अहम भाव के कारण बोर्ड की बैठक में कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग न लेने से कंपनी के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है दुष्प्रक्रियात्मक द्वंद्व होगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट होगा, 1 और 4, 2 और 3। अगला है, एक प्रशासक के अनिवार्य घटक क्या हैं? ईमानदारी, क्षमता और प्रभावशीलता। ईमानदारी, क्षमता और प्रभावशीलता एक प्रकाशक के अनिवार्य जो है घटक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? जीवन मूल्य एवं दृष्टि। जीवन मूल्य एवं दृष्टि जो है ये संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है और ये जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, UPPCS प्रीलिम्स 2018। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो नहीं लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पुरानुभूति जो है ये सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। नेक्स्ट है, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? समूह सोच। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय जो है ये समूह सोच कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? दृढ़ता परक। दृढ़ता परक जो है ये निर्णय लेने की सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है अनौपचारिक संप्रेषण जो है ये कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, किसी उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? सूचनाओं के सक्षम अंतरण। सूचनाओं के सक्षम अंतरण के उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। सुनने को, तो ये जो है संचारित की गई सूचना को अग्रसारित करना। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है जब हम किसी सभा या सम्मेलन में वक्ता द्वारा कही गई बातों का सही सही अर्थ निकालने में सक्षम होते हैं। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? तो एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। प्रतिक्रिया देने से हम ये समझते हैं कि जब हम किसी वक्ता या नेता के भाषण को सुनते हैं और सुनने के पश्चात उनकी बातों की प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो प्रतिक्रिया नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, इस घटना में ये दर्शाता है कि हम अपनी समझ की पुष्टि कर रहे हैं या अपनी समझ की पुष्टि करने में सक्षम हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? तो पार्श्ववर्ग संप्रेषण। पार्श्ववर्ग संप्रेषण जो है ये क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, ये जो है शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। बाकी आप प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, या फिर माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था, या दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा, तो ये जो है शाब्दिक संवाद को इंगित नहीं करता है, बल्कि प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया जो है ये है शाब्दिक संवाद। अगला है, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है किससे? अशाब्दिक व्यवहार से। हाव भाव द्वारा संप्रेषण जो है ये अशाब्दिक व्यवहार से संबंधित है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? तो यहाँ पे मनोरंजक उपन्यास पढ़ना ये जो है संप्रेषण का रूप नहीं है। मनोरंजन उपन्यास पढ़ना ये संप्रेषण का रूप नहीं है, बल्कि आप साक्षात्मक हो गया आपका संवाद तथा सामाजिक अंतःक्रिया, ये जो है संप्रेषण के रूप हैं। अगला है, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है? प्रतिपुष्टि। प्रभावी संप्रेषण चक्र जो होता है आपने स्टार्टिंग में देखा, संदेश, फिर संकेत, फिर भेजना, ये सारे जो भेजना, उसके बाद विसंकेतन, या फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता, ये जो सारे हैं ये प्रतिपुष्टि है। अगला है, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं ये अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी हैं। तो इसमें से निहित तर्क दोष क्या होगा? अवैध सामान्यीकरण, ये जो है इसमें निहित तर्क दोष होगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अवैध सामान्यीकरण जो है ये तर्क दोष है। अगला है, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। यदि ये तर्क वाक्य सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक है। इस तर्क वाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो ये जो है असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें से निहित तर्क दोष क्या होगा? तो यहाँ पे अनिरीक्षीकरण तथा अवैध सामान्यीकरण। दिए गए ऑप्शन में जो निहित तर्क दोष है वो अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यीकरण जो है ये राइट आंसर होगा।
अगला है वो अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। तो इसमें आपका निहित तर्क दोष क्या है? अर्थातर दोष। अर्थातर दोष जो है मतलब यदि कोई युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की प्रतिस्थापना करना है किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है तो अर्थातर दोष होता है इसमें। अगला है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुता न करते। इसमें से निहित तर्क दोष है क्या? अर्थांतर। अर्थांतर तर्क दोष है। अगला विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है अतः इसमें राजनीतिक के लिए स्थान नहीं है। इसमें निहित तर्क दोष है क्या? अर्थांतर। अर्थांतर तर्क दोष। अगला है 13 एक संख्या है। 6 और 7 13 होते हैं अतएव 6 तथा 7 एक संख्या है। इनमें निहित तर्क दोष क्या होगा? ये विग्रह है। ठीक है, इसमें विग्रह दोष है क्योंकि समष्टि के विषय में सत्य कथन को व्यक्ति के विषय में सत्य बताया जा रहा है, इसलिए ये विग्रह है। अगला है शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं और हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है अतः हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें निहित तर्क दोष क्या होगा? तो ये जो है विग्रह होगा। विग्रह दोष है क्योंकि समष्टि के विषय में सत्य कथन को व्यक्ति के विषय में सत्य बताया गया है। अगला है युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? आत्माश्रय। तर्क वाक्य में आत्माश्रय तर्क दोष निहित है। आत्माश्रय तर्क दोष में निष्कर्ष को ही अथवा निष्कर्ष के पर्यायवाची पदों को ही निष्कर्ष का आधार वाक्य मान लिया जाता है। आत्माश्रय। अगला है चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? निर्णय लेना। बर्नार्डे ने व्यापक विश्लेषणात्मक आधार प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्णयन जो है व्यापक रूप से चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रतिविधियों की प्रक्रिया है। निर्णय लेना। अगला है निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? तो यहाँ पे समझौता पाने की अक्षमता। संगठन में द्वंद्व समाधान हेतु महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, भूलने और विस्मृति करने और क्षमा करने की तत्परता और ये विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है महत्वपूर्ण तरीके से, जबकि समझौता पाने की अक्षमता एक अस्वस्थ अनुक्रिया है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो जीवन कौशल का। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जीवन कौशल के अंतर्गत आपका मैंने स्टार्टिंग में ही बताया परस्पर मानवीय व्यवहार नहीं आता है, बल्कि कुछ ऐसी अभिरुचियां आती हैं जिन्हें सीखकर व्यक्ति भौतिक रूप से सक्षम हो सकता है। इसके बाद अगला है समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है या फिर व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये जो है सही होगा। तो इसमें से समानुभूति के लिए ये जो है ऑप्शन सेकंड वाला ये सही होगा। समानुभूति का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं या फिर अनुभूतियों को समझने और उन्हें महसूस करने की क्षमता, जबकि सहानुभूति में दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी भावनाएं भी उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती है। अगला है अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? विश्वास बनने में। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में विश्वास बनने में जो है अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जांचते हैं, इसलिए विश्वास बनने में। अगला है कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसके या उसकी क्रोध को प्रकट करता है। लेखन की मेज पर पटकना अधिकारी के क्रोध को दर्शाता है। अगला है किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है? योग्यता है। किसी व्यक्ति की योग्यता दूसरों के साथ काम करने का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है। अगला है अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप क्या करेंगे? सही समय पर मुस्कुराते हैं। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप सही समय पर मुस्कुराते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो इसमें से अनुकरण द्वारा ये सेकंड वाला जो है ये असत्य है। इस अंतर्वैयक्तिक कौशल को विकसित होते हैं सविराम दंड द्वारा। अंतर्वैयक्तिक कौशल सविराम दंड द्वारा सीखे जाते हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। घूरना, घूरना जो है घूरने में असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। शर्मीलापन, शर्मीलापन जो है ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है संबंधों की संरचना संबंधित है किससे, संगठन से। संबंधों की संरचना संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है। एकाग्रता, यदि कोई व्यक्ति संप्रेषण के समय आगे की ओर झुकता है तो ये एकाग्रता का सूचक होता है। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है, तो ऑप्शन बी सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह जो है अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। झुंझलाहट, झुंझलाहट जो है ये त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है, और कथन आर है लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है किसको, कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिका की मांग को। डोनाल्ड पेल्ज ने 1952 में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थता के अधीन कर्मचारियों या फिर अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकता के मार्ग का सिद्धांत दिया, जिसे पेल्ज प्रभाव कहते हैं। अगला है दूसरे लोगों की से तुलना के आधार पर अब हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है किससे, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। जैसे लियोन फेस्टिंगर द्वारा दिए गए सामाजिक तुलना सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है ये अपनी राय और योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर करते हैं, और ये एक प्रकार से स्वयं मूल्यांकन को परिभाषित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है, तो पुतला का तर्क जो है ये इसको स्पष्ट करता है। अगला है निम्नांकित में से तर्कणा का अंतिम सोपान कौन है, सत्यापन। तर्कणा का अंतिम सोपान सत्यापन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। ये स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। जब व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि दूसरे उसे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तो वे एक प्रकार के प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जा सकता है क्या, मनोवैज्ञानिक सतर्कता। ठीक है, जब व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि दूसरे से खतरा है तो वे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जिसे कि मनोवैज्ञानिक सतर्कता कहा जाता है। निम्नलिखित में से आत्म परीक्षण में मदद नहीं करेगा, तो आत्म प्रशंसा जो है ये सामान्यतः दूसरों की नज़रों में अच्छा नहीं माना जाएगा। आत्म अभिव्यक्ति और आत्म जागरूकता हो गया, आत्म प्रबंधन, ये सारे जो हैं आत्म परीक्षण में ये सब मदद करने वाले कारक हैं, और आत्म प्रशंसा ये मदद नहीं करेगा। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, एकाग्रता।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होता है जो कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। कथन आर है ऐसी भूमिकाएं आधिकारिक और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आपका कथन ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? मालिक या जिसे बॉस बोलते हैं, ये जो है अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। नेक्स्ट है जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखें उसे कहेंगे संसाधन आवंटक। नेक्स्ट, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों में बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है? तो शमन। शमन जो है ये असहमति के क्षेत्रों में उपेक्षा की व्याख्या करता है। द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? तो निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा, ये जो है ये शैली जो है ये बचकर निकलने की शैली के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता, ये जो है दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो बातचीत। बातचीत जो है बातचीत मौखिक संप्रेषण है, जबकि बाकी जो सारे हैं ये गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित हैं। ठीक है, और बातचीत जो है ये मौखिक। वह जो मानता है कि सभी चीजें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं वे होते हैं एक भाग्यवादी। नेक्स्ट, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है? तो यहाँ पे आपका संप्रेषक, उसके बाद संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, उसके बाद प्रभाव, ये जो है इसका सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट है नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किए गए संप्रेषण को क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन द्वारा किए गए संप्रेषण को अन्योन्य क्रिया संप्रेषण यानी इंटरेक्शन कम्युनिकेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आशावादी निराशावादी के संबंध में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है? निर्यात और आयात में। जिस प्रकार आशावादी का विलोम निराशावादी है उसी प्रकार निर्यात का विलोम आयात होता है, तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं, वक्ता की ओर ध्यान नहीं देना, ये जो है दर्शाता है। सिर हिलाना तथा आंख से संपर्क करना सुनने की अवस्था या भाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क कौशल नहीं है? तैरना। तैरना जो है ये एक संपर्क कौशल नहीं है, बाकी आपका बोलना, हाथ लहराना या सुनना ये संपर्क कौशल है, बाकी तैरना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? तैरना नहीं है। आप एक आतंकवादी हमले के बारे में सुनते हैं और बहुत ही भयाक्रांत होते हैं, तो आप कैसे दिखेंगे? भयातुर दिखेंगे। ठीक है, भयाक्रांत की स्थिति में व्यक्ति की अवस्था जो है ये भयातुर होती है। अगला है 104 से 104 और 105 सब पे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान को भरना है। तो अब 104 है माफी पत्र लिखते समय आपको मुख्य रूप से डैश पर ध्यान देना चाहिए, समस्या निवारण पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी। ठीक है। डैश के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवाद कौशल। संवाद कौशल के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? देखना। सुनना, सूंघना और छूना किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति का माध्यम इतना प्रासंगिक नहीं हो सकता जितना कि देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, क्योंकि बाकी जो तीनों है उसमें प्रामाणिकता का अभाव सदैव बना रहता है, जबकि देखने में मूल्यांकन का यथार्थ बोध होता है। ठीक है, तो देखना सबसे उपयुक्त है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। अगला है संप्रेषण का सही अनुक्रम होगा प्रेषक, संदेश और फिर पाने वाला, रिसीवर।
किसी भी संप्रेषण का सही क्रम होता है प्रेषक और संदेश खपाने वाला या प्राप्त करने वाला होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? उच्चरित। उच्चरित जो है किसी भी संदेश को संप्रेषित करने के लिए संप्रेषक द्वारा विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि बोलकर या उच्चरित कर, लिखकर या फिर शारीरिक भाव या भंगिमा के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका उच्चरित होगा ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण भावी होता है? जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं। जब किसी संप्रेषक द्वारा किसी संदेश को संप्रेषित करने में संदेश तथा चिन्ह सही तरीके से संप्रेषित हो तो उसे प्रभावी संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है? तो धार्मिक संदर्भ। भौतिक या फिर पर्यावरणीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जबकि आपका धार्मिक संदर्भ को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? चित्रमय प्रदर्शन। संप्रेषण प्रक्रिया में जब ध्वनि के माध्यम से या फिर जैसे कि बोलकर कोई संदेश प्रेषित किया जाता है तो इसे शाब्दिक या फिर वर्बल संप्रेषण कहा जाता है, जबकि चित्रमय प्रदर्शन ये इत्यादि को अशाब्दिक या नॉन वर्बल संप्रेषण का स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। प्रभावी संप्रेषण में प्रमुख वैज्ञानिक अवरोध दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण या जिसे कि रॉन्ग पर्सपेक्शन संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा इसमें से? तो ये एक गतिशील प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो माध्यमों के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? सक्रिय श्रव्य। सक्रिय श्रव्य किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? पदानुक्रम। पदानुक्रम जो है स्पष्टता और अवधान समन्वय जो है ये सिद्धांत जो है प्रभावी संप्रेषण से संबंधित है, जबकि पदानुक्रम जो है ये किसी संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका पदानुक्रम होगा। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। किसी भी अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त प्रेषक और प्राप्तकर्ता का सांस्कृतिक परिवेश एक समान होना चाहिए, जिससे कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल या फिर पैरामीटर होता है? तो पृष्ठपोषण, जिसको फीडबैक बोलते हैं। किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया की सफलता या फिर असफलता पृष्ठपोषण जिसे फीडबैक बोलते हैं पर आधारित होती है। इसके बिना संप्रेषण क्रिया जो है अपूर्ण होती है। तो ये जो है सीसेट का अंतर्वैयक्तिक और कम्युनिकेशन वाला चैप्टर खत्म होता है ऑब्जेक्टिव, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।